ममता जी ने आज कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट को देखने के बाद ये दिखता है कि ममता जी अब भ्रष्टाचार की चैंपियन बन गई हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई हैं। ममता जी एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और जो संवैधानिक पद पे रहता है उसे विशेष रूप पे कानून जब काम करता है उसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, मगर वह ममता जी उसकी विपरीत चलना चाहती हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। अब जो रेड्स हुई हैं तमिलनाडु में हुई, अभी उसके पहले दिल्ली का भी उन्होंने जिक्र किया, मगर शायद वो भूल गई कि राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है वहां पर भी रेड हुई थी ब्यूरोक्रेट के ऊपर। और जब कानून अपना काम करता है तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होता है। और दूसरी चीज, क्योंकि संवैधानिक पद पे दीदी आप बैठी हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश का जो संविधान है उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उसकी खिंचाई हो सकती है। इसलिए ममता जी आपको ये बताना चाहिए कि आपको डर क्यों लग रहा है और डर क्यों लग रहा है, और साथ साथ क्या आप भी किसी ब्यूरोक्रेट को बंगाल में बचाने का प्रयास कर रही हैं, इसका भी बताना चाहिए, खुलासा करना चाहिए। ममता जी आप भ्रष्टाचार की महारानी तो कहलाई जाती हैं और इसलिए अब आपको शारदा और नारदा के अंदर जवाब खाली नहीं देना है। अब एक और चिट फंड स्कैम है, उसका नाम है रोज वैली, जिसमें 10,000 करोड़ के ऊपर का घोटाला हुआ है, उसके बारे में भी आपको जवाब देना है। और जब सीबीआई आपके लीडर को, कहीं लोकसभा के लीडर को सीबीआई समन करती है तो कानून का हाथ बटाना चाहिए, न ही प्रश्न उठाने चाहिए कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम हो रहा है। कहीं उदाहरण मैं दूं राजनीतिक पूर्वाग्रह का, तो ममता जी आप बंगाल के हिंदुओं के ऊपर राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम कर रही हैं, उनको प्रताड़ित कर रही हैं। वो राजनीतिक पूर्वाग्रह है क्योंकि वो आपकी अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। इसलिए ममता जी वो पॉलिटिकल वेंडेटा होता है। और साथ ही साथ मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं कि ममता जी आप भ्रष्टाचार के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ का जो पाप का घड़ा है वो आपका भर चुका है। अब उसकी लिए आप आड़ मत लीजिए कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह है, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप संवैधानिक पद पे बैठी हैं, संविधान की रक्षा करिए, कानून को जो करना है वो करेगा और आपको उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा नहीं कहेंगे? एक सेकेंड सर, 2 मिनट दे दो, इसको जेब में डाल दो। Mamata Banerjee, in a series of tweets, have shown that she is the champion of corruption and she wishes to not fight corruption but stand with the corrupt. Mamata ji holds a constitutional position and knows fully well the process of law and those who are abiding under the process of law. But she chooses to defend those who are corrupt. The raid
this morning in Tamil Nadu on a senior bureaucrat. Earlier she has referred on a bureaucrat in Delhi, but she conveniently, or I would say cherry picking, she forgets to mention about a bureaucrat in a BJP ruled state who was also raided and then subsequently arrested, that is in Rajasthan. So stop cherry picking, Mamta ji, and politicizing something where the law is taking its due course. The fight on corruption has begun after Prime Minister Modi ji has come. This government has set zero tolerance towards corruption. You hold a constitutional position, so don't be a champion and ambassador of corruption and corrupt. Let me also ask Mamta ji that since you have decided to fight for the corrupt people, please explain whom you are trying to shield in Bengal. Which is that officer? Is your worry related to him or her? Please specify. Well, we all know that you are the queen of corruption. Sharda and Narda, we all know, but at the same time, another scam of a chit fund has come and the CBI is investigating. That is the Rose Valley. Now, if a leader of in Lok Sabha of TMC is called by the CBI, please do not call it a political vendetta. If really you want to understand what is a political vendetta, then that is what you are doing on the Bengali Hindus, because they oppose your minority appeasement politics in Bengal. That is political vendetta. Here, the agencies, be it CBI, ED or IT, they are working as per the prescribed process of law. There are many checks and balances in the Constitution of India. If somebody misuses that, so there is nothing to be worried about. But at the same time, I can only say to Mamta ji is, your sins cannot be shielded or covered by raising a political rhetoric which is called political vendetta. Thank you. देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इस विषय में भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी भी इस विषय को स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ते, वो इस मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, ऐसी जानकारी मीडिया में आई है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है। और ये ना हो उसके लिए कहीं कानून के अंदर संशोधन करना है और इलेक्शन कमीशन का केंद्र सरकार से कोई आग्रह है, जो कि मैंने भी पढ़ा है, तो उस पर जरूर केंद्र सरकार विचार करेगी। Well, I think what Chandrababu Naidu ji has said and what he hasn't said is being highly or grossly being misreported. Since I am the Andhra Pradesh Prabhari also, I happen to know the truth. Chandrababu Naidu ji has also, and his party has claimed the credit of writing to the Prime Minister on demonetization. So, Chandrababu Naidu ji and his party has stood with demonetization. At the same time, he is heading a committee, which is of the Chief Minister's Committee on how to promote digitization in India, formed by the Honorable Prime Minister. And Chandrababu Naidu ji is himself working by spending more than 2 hours on a daily basis since 8th of November to see how it can be implemented in the state of Andhra Pradesh successfully. What he has said is certain concerns, which is quite natural, where many are raising, including BJP allies and BJP leaders. We all want that the inconvenience should come down. We all have been saying, the ministers have been saying, the Prime Minister has been saying. And what we are seeing, things are improving. But
Chandrababu Naidu ji wants that to end as quickly as possible. So I don't see a problem or something which he has said contrary to his earlier stand of supporting demonetization. So today the RBI has issued a fresh notification. Why the sudden U-turn with the government? Time and time again you're giving out notifications, taking them back. Let me put this in a right perspective. The RBI and the government from day one has said that we don't want inconvenience to happen to the honest taxpayer or the honest people of the country. And we will do everything so that their inconvenience is eased. And in that direction, there were many notifications or changes brought in, or like inedible ink was one of them, and many others followed subsequently. The intent of the RBI and the government has been not to trouble or cause inconvenience to the common people, the honest taxpayers, the honest people. And this is exactly what the clarification came from the Finance Minister, Mr. Jaitley, yesterday. What the government said, the RBI has taken the feedback, and under proactivism, they have made certain correction. So therefore, I will not call it a U-turn, but a proactive RBI. सर, 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा लेने वाली राजनीतिक पार्टियों में भाजपा नंबर 1 पे है। ये चुनाव आयोग ने नहीं तो वो ठीक है ना, तो अच्छा ही है। जो 20,000 के ऊपर लिया जाता है उसका खुलासा करना पड़ता है, कानून यही कहता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पैसा आता है और उसका खुलासा जो होता है, जो कानून कहता है, तो ये तो अच्छी चीज है, ये तो सफेद है, दूध का दूध पानी का पानी है। बीजेपी जो कहती रही है कि भ्रष्टाचार से लड़ना है, तो हम लोग चंदा भी सीधा सीधा लेते हैं और उसका डिक्लेरेशन होता है किस व्यक्ति ने दिया। थैंक यू।